नमस्कार। आज ऐसी अपडेट लाया हूं जो आपको बहुत ही सावधानी से सुननी चाहिए और आपको समझनी भी चाहिए कि अगर आपने भी ये काम किया है कनाडा के किसी भी पीआर एप्लीकेशंस के अंदर तो प्लीज अवेयर हो जाइए और अपनी जो एप्लीकेशंस है उसको रिवाइज करके किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ मिलके सही ढंग से उस तरह से लगाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी 5 साल का कनाडा का बैन लग सकता है। ये आज अभी अपडेट आई है, उसके लिए जो अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बने रहिए और कनाडा बाय डिजायर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। पर पूरी जानकारी के लिए आप अभी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए कि क्यों और किस तरह से ये सारा काम हुआ है। जैसे कि आईआरसीसी में बहुत सारे लोगों ने पीएनपी की फाइल लगाई होगी, एक्सप्रेस एंट्री की भी फाइल लगाई होगी, पर वहां पे उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और इन तरह के फेक वर्क परमिट के बाद अब इनके पास आया है फेक वर्क एक्सपीरियंस। यस, पहले आया था फेक वर्क परमिट, जो आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे सुना भी होगा कि फेक वर्क परमिट पे लोग वहां पे आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब ऐसा जानने में आया है कि आईआरसीसी वाले के पास ऐसे इंफॉर्मेशन हाथ लगी है कि लोग अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, वो फेक दिखा रहे हैं। मतलब कि कैश जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं और फिर उस कैश जॉब को भी किसी न किसी तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं से अच्छा दिखा के वो लोग अपना बताते हैं कि ये भी मैंने वर्क किया है। हाँ, ये हो सकता है कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आप कैश जॉब में दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी आपको प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी और अब आपके ऊपर स्क्रूटिनी होगी। अगर आपका पीआर का एप्लीकेशंस के अंदर आईटीए आ गया है, उसके बाद आपका जो आईटीए आने के बाद वर्क एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई किया जाएगा। समझ लेना, पूरी बात वेरीफाई किया जाएगा और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दरमियान अगर वहां पे उन लोगों को कुछ भी फ्रॉडुलेंट लगा तो आपकी फाइल के ऊपर 5 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। तो किस तरह से होगा? जैसे कि आप कोई एक जॉब कर रहा है एक्स कंपनी के अंदर और वहां पे उसको कैश पेमेंट मिल रहा है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि उस जो कंपनी है वहां से आपको करना होगा, पहले सबसे पहले आपका जो एग्रीमेंट बनवा लेना पड़ेगा कि उसने आपको कैश के ऊपर रखा हुआ है और वो आपको शो आउट करना पड़ेगा। अगर आपने वो शो आउट नहीं किया है तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, जितने टाइम आपने वहां पे कैश वर्क किया है, वो आपका गिना नहीं जाएगा। और उन लोगों को अगर ये ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अगर ऐसा ठहराया गया कि ये फेक है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि सगे संबंधी जो होते हैं उनकी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे वो लोग कैश ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, पर इस कैश ट्रांजैक्शंस के लिए वहां पे रेड फ्लैग अब लगने वाला है। क्यों? कि वहां पे उन लोगों ने जो दिखाया है वो 2-4 चीजें आप समझ लीजिए, अगर वो कर ली तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वर्क जो आपने कैश में किया है, अगर आपने सही ढंग से किया है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि वहां पे आपको क्या मांग जाएगा कि आपको जो टैक्स रिकॉर्ड्स है बोथ साइड, समझ लेना, बोथ साइड, कि आपने तो जो आपको सैलरी मिली है कैश में उसको तो दिखा दिया, पर सामने वाले ने सैलरी कैश में दी है, अगर उसने अपनी जगह पे सैलरी नहीं दिखाई है उसके टैक्स रिकॉर्ड्स के अंदर, तो जब वेरिफिकेशन होगा और ये किसी एक तरफ से दिखाया है और एक तरफ से नहीं दिखाया है तो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला नहीं है। दूसरी एक चीज है कि अगर आपको मिला है पैसा और अगर आप रेगुलरली बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आप डिपॉजिट किए हुए जो स्टेटमेंट्स है उसको आप दिखा सकते हैं कि मेरे को कैश में दिया जाता था, फिर मैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मेरे पेमेंट्स आते थे, वो मैं कैश वाले बैंक के अंदर रेगुलरली डिपॉजिट करता था। पर सबसे पहले आपके पास उसके पास से सैलरी के लिए एक सैलरी स्लिप बनवा लेनी पड़ेगी कि आपने मुझे कैश में दिया हुआ है। अभी से तैयारी कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो आईटी आने के बाद आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। और इन सब के लिए वो जो आपके जो कोवर्कर्स है उनको भी पूछ सकते हैं। आपको कोवर्कर्स जो वहां पे है कि आपको बताया जाएगा भाई ये मैंने जहां पे काम किया है, तो उस वक्त किसको इन लोगों ने सैलरी दी है, अगर उन लोगों ने सैलरी उसको ऑनलाइन दी है, आपको कैश दी है, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑनलाइन उस टाइम पे एक बंदा और भी है और उस बंदे की सैलरी ऑनलाइन जा रही थी,
तो वो उसको भी पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे उस टाइम पे क्या ऐसा कोई बंदा था जिसको ये लोग कैश सैलरी दे रहे थे। तो ये वहां से भी उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे और आपको वहां से भी पकड़ सकते हैं। फिर भी आपका कहीं ना कहीं अगर लैग हो गया तो आपको वही पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जरूर से होना चाहिए जिसके अंदर ड्यूरेबल टाइम लिमिट्स, जैसे आपको जिस दिन से समझ लीजिए कि 2021 में जनवरी से 15 तारीख से अगर आप वहां पे जॉब पे लगे थे और 2022 के एंड तक अगर दिसंबर तक आपने काम किया है और 2 साल के अंदर 15 दिन कम तक, तो आपको डेट टू डेट दिखाना पड़ेगा कि इतने टाइम तक रेगुलरली आपको पे आउट कैश में मिलता था और हर बार की जो कैश में मिलने वाली जो आपकी जो सैलरी थी उसको सैलरी को आपको डिस्क्लोज दिखाना पड़ेगा सैलरी स्लिप द्वारा और उस सब डॉक्यूमेंटेशंस को आपको कराना पड़ेगा एफिडेविट। यस, अगर एफिडेविट वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपके वैलिड नहीं गिने जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी ये जो अपडेट आई है वैसे अपडेट बहुत अच्छी नहीं है, पर आप अगर एक्सपीरियंस दिखाया है आपने तो सावधान हो जाइए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर कर लीजिएगा। और उन लोगों ने जो मांगा है कि जो चीजें हैं वो डिटेल ड्यूटीज के साथ आपको कौन सी जॉब दी गई थी, अब आप पूरी चीज समझ लेना कौन सी जॉब दी गई थी, कौन सी जॉब के टाइटल के अंदर आपको ड्यूटीज दी गई है और कौन कौन सी ड्यूटीज आपकी थी, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइम, सैलरी की अमाउंट कितनी थी, मेथड ऑफ पेमेंट कैश था तो आपको कैश स्लिप रखनी है और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर एम्प्लॉयर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों मांगे जाएंगे। और सबसे बड़ा है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयर के जो लेटर हेड आते हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा एक लेटर हेड भी वो लोग मांग सकते हैं, तो उसकी भी आप तैयारी रखिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जिस तरह से बताया कि एफिडेविट वाले होने चाहिए और ये सारी चीजें आप एक होने के बावजूद भी जब आपका आईटी आएगा ना तो वो लोग आपके पास से आपको कैश क्यों दे रहे थे उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं, जो आपको राइटिंग में भी मांग सकते हैं या इंटरव्यू करेंगे और उस वक्त भी मांग सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीका हो सकता है, तो आपको उसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि कैश जॉब आपने एक्सपीरियंस दिखाया है तो उस कैश जॉब एक्सपीरियंस है तो उसको आप किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे। और अगर आप अच्छी तरह से डिस्क्लोज करके प्रॉपर अगर आप उसको कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अभी से एफिडेविट कराना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एफिडेविट मांगी जाएगी कि आपने कब से कब तक आपने कैश जॉब की है और उसका एक्सपीरियंस आपने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या पीएनपी के अंदर दिखाया है। और सबसे बड़ी सलाह दे देते हैं जो आईआरसीसी ने खुद भी दी हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इन सारे चीजों के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पहले से ही कंसल्ट कर लीजिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके पास से भी वेरीफाइड करा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर लग जाएगा 5 इयर्स का बैन। कनाडा में आप नहीं एंटर कर पाएंगे कभी भी और आप 5 साल तक कनाडा से दूर हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो कैश जॉब एक्सपीरियंस वाले के लिए अवेयरनेस थी। तो आप अवेयरनेस के तौर पे इतना दिखाया कि भाई ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं होगी तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो अभी से हो जाइए सावधान। और आप सभी को बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर पीआर, और सही काम कीजिए, सच्चा काम कीजिए। पीआर के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा वैसा काम किया है तो अपनी फाइल रिवाइज करवा लीजिए, आईटी आने के बाद तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको समझा रहे हैं। थैंक यू। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, कहीं ना कहीं किसी को ये चीज काम लग जाएगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब से हम लोगों को मिलता है और प्रोत्साहन कि हम आपको कुछ न कुछ नया जो कनाडा में इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन आपको सही ढंग से पहुंचा पाए। थैंक यू।